नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की बड़ी खबरों को। धनबाद के आशीष अक्षत बने जेपीएससी टॉपर। 342 उम्मीदवारों का हुआ चयन। इनमें डिप्टी कलेक्टर के 207 और डीएसपी के 35 पद। झारखंड लोक सेवा आयोग संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2023 का अंतिम परिणाम गुरुवार की देर रात घोषित किया गया। इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 342 सफल उम्मीदवारों का चयन किया गया है। जेपीएससी मेंस एग्जाम में सफल हुए 864 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। मेंस एग्जाम और इंटरव्यू के प्राप्तांकों के आधार पर अंतिम चयनित उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है। इस परीक्षा में धनबाद के आशीष अक्षत ने टॉप किया है। अभय कुमार दूसरे और रवि रंजन कुमार तीसरे स्थान पर रहे। चयनित उम्मीदवारों को झारखंड सरकार में विभिन्न पदों पर नियुक्त किया जाएगा। इनमें डिप्टी कलेक्टर के 207 पद, पुलिस उपाधीक्षक के 35 पद तथा राज्य सरकार अधिकारी के 56 पद पर शामिल हैं। इसके अलावा जेल अधीक्षक, परिवीक्षा अधिकारी, श्रम अधिकारी और शिक्षा सेवा अधिकारी के पद भी शामिल हैं। हजारीबाग के रॉबिन कुमार को मिला 7वां रैंक। स्वाति बनी 9th टॉपर। झारखंड लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2023 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। इस परीक्षा में कुल 342 उम्मीदवार विभिन्न प्रशासनिक पदों पर चयनित किए गए हैं। हजारीबाग की बेटी स्वाति और बड़कागांव के बेटे रॉबिन कुमार ने टॉप 10 में अपना नाम दर्ज किया है। रॉबिन कुमार ने 7वां रैंक हासिल किया, वहीं स्वाति ने 9वां रैंक हासिल किया है। स्वाति शुरू से ही एक मेधाविनी छात्रा रही हैं। उन्होंने बीपीएससी में भी 158 रैंक हासिल किया था। इसके बाद से वे पटना में कार्यरत हैं, लेकिन उन्हें हमेशा से झारखंड में सेवा देने की इच्छा थी, जिसके बाद उन्होंने जेपीएससी की परीक्षा दी और राज्य सफलता हासिल किया है। स्वाति ने अपनी स्कूलिंग मूनम पब्लिक स्कूल हजारीबाग से की है। इसके बाद उन्होंने संत कोलंबस कॉलेज से 12वीं और ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है। पाकुड़ में देवरानी ने की जेठानी की हत्या। अवैध संबंध के शक में डंडे से पीटकर महिला का किया मर्डर, आरोपी गिरफ्तार। पाकुड़ में गुरुवार की देर रात देवरानी ने अपनी जेठानी की हत्या कर दी। पति से जेठानी के अवैध संबंध के शक से उठे विवाद के बाद हाथापाई तक बात आ गई। देवरानी ने डंडे से पीटकर महिला का मर्डर कर दिया। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित कालिदासपुर पंचायत के धारसोड़ी गांव के बढ़िया टोला की है। देवरानी को शक था कि उसके पति का अपनी भाभी से अवैध संबंध है और इस वजह से अक्सर उनमें विवाद होता था। इधर पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। मृतका की पहचान मुंडरी किस्कू के रूप में की गई है। उसके 3 बच्चे हैं, जिनमें 2 लड़कियां और 1 लड़का शामिल है। मृतका के पड़ोसी चुड़का मरांडी ने बताया कि आरोपी संजली किस्कू 21 वर्षीय को शक था कि उसकी जेठानी मुंडरी का उसके पति के साथ अवैध संबंध है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। विवाद के दौरान संजरी ने घर में पास में रखे डंडे से मुंडरी के सिर पर वार कर दिया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। झारखंड में 30 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट। तेज हवा के साथ वज्रपात की भी चेतावनी। राज्य में अब तक सामान्य से 50% ज्यादा हुई बारिश। झारखंड में मानसून एक बार फिर एक्टिव हो चुका है। मौसम विभाग ने झारखंड में 30 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान तेज हवा भी चल सकती है। वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। वहीं राज्य में अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले 3 दिनों में इसमें 2 से 3 डिग्री की गिरावट हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक आज देर शाम तक राज्य के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में कहीं कहीं पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार को छोड़कर शेष हिस्सों में कहीं कहीं पर भारी बारिश की संभावना है। वहीं राज्य में कहीं कहीं पर गर्जन और तेज हवा के साथ वज्रपात की संभावना है। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। 26 जुलाई को राज्य के दक्षिणी एवं मध्यवर्ती हिस्सों में कहीं कहीं पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं 27 और 28 जुलाई को पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां, पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार और मध्यवर्ती हिस्सों में कहीं कहीं पर भारी बारिश की संभावना है। इधर 29 और 30 जुलाई को राज्य में कहीं कहीं पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। पीएम मोदी ने तोड़ा इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड। लगातार सबसे ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले दूसरे नेता बने। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार 25 जुलाई को इतिहास रच दिया है। उन्होंने लगातार 4078 दिन प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो बिना रुके 4077 दिन देश की प्रधानमंत्री रही थी। अब नरेंद्र मोदी देश के इतिहास में लगातार सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले दूसरे नेता बन चुके हैं। उनसे ऊपर सिर्फ देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। इसके अलावा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम कई रिकॉर्ड हैं। जैसे नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता के बाद जन्मे पहले प्रधानमंत्री हैं। वह सबसे लंबे समय तक रहने
वाले गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री भी हैं। गैर हिंदी भाषी राज्य गुजरात से आने वाले सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले नेता हैं। मोदी पहले गैर कांग्रेसी नेता हैं जिन्होंने 2 बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई है। इंदिरा गांधी के बाद पहले प्रधानमंत्री जो दूसरी बार भी पूर्ण बहुमत से सत्ता में लौटे। जवाहरलाल नेहरू के बाद मोदी ही ऐसे दूसरे नेता हैं जिन्होंने लगातार 3 लोकसभा चुनावों में पार्टी का नेतृत्व कर जीत दिलाई है। बोलबम के नारे से गूंज उठा बाबा मंदिर परिसर, पट खुलते ही शुरू हुआ जलार्पण। राजकीय श्रावणी मेला 2025 के 15वें दिन आज बाबा मंदिर प्रांगण व आसपास के क्षेत्रों के अलावा रूट लाइन में श्रद्धालुओं से पटा दिखाई दिया। आज सुबह 4:16 से जलार्पण शुरू होते ही पूरा मंदिर परिसर बोलबम के नारों से गूंज उठा। श्रद्धालु आधी रात से ही बाबा बैजनाथ पर जलार्पण के लिए लाइन में लगने लगे थे। पट खुलने से पहले ही भक्तों की लंबी लाइन मंदिर के सामने लग चुकी थी। जानकारी के अनुसार बीएड कॉलेज से तिवारी चौक, शिवराम झा चौक, नेहरू पार्क, क्यू कॉम्प्लेक्स होते हुए सभी देवतुल्य श्रद्धालुओं को सुगम व सुरक्षित जलार्पण कराया जा रहा है। बाबा मंदिर में गुरुवार को जलार्पण करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 2,23,020 है। इस दौरान बाह्य अर्घा के माध्यम से 72,839, आंतरिक अर्घा से 1,36,956 एवं शीघ्र दर्शनम के माध्यम से 13,225 श्रद्धालुओं ने जलार्पण किया। अब रेलवे स्टेशन पर खरीद सकते हैं पूजा सामग्री, इन स्टेशनों पर खुलने जा रहा है स्टॉल। श्रावणी मेला को लेकर आसनसोल रेल मंडल की ओर से श्रद्धालुओं को सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने की लगातार कोशिश की जा रही है। रेल मंडल के अंतर्गत कुछ ऐसे भी स्टेशन हैं जहां पर हर रोज तीर्थयात्रियों का आवागमन होता है। इसमें आसनसोल समेत जसीडीह, देवघर, बासुकीनाथ समेत अन्य स्टेशन पर तीर्थयात्री पहुंचते हैं। इसे देखते हुए आसनसोल रेल मंडल ने बड़ा फैसला लिया है। अब जसीडीह, देवघर, बासुकीनाथ और आसनसोल रेलवे स्टेशन पर पूजा सामग्री के एक स्टॉल खोला जा रहा है। इन स्टेशनों पर उतरने के बाद यात्री पूजा करने के लिए जाते हैं तो उन्हें पूजा सामग्री बाजार से खरीदना पड़ता है। इसे लेकर रेलवे की ओर से अब स्टेशन पर पूजा सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए पूर्व में ही जसीडीह स्टेशन से पूजा सामग्री के लिए स्टॉल के लिए आसनसोल डिवीजन को प्रस्ताव भेजा गया था, जिसे लेकर डिवीजन की ओर से प्रस्ताव की स्वीकृति देते हुए पहले फेज में जसीडीह, देवघर, बासुकीनाथ और आसनसोल पर दुकानें खोली जा रही हैं। जेपीएससी रिजल्ट, धनबाद के विवेक ने दूसरे प्रयास में पाई बड़ी सफलता, खुशी से चहक उठा पूरा परिवार। झारखंड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 का परिणाम जारी हो चुका है। इस परीक्षा में धनबाद जिले के बाघमारा प्रखंड अंतर्गत केसरगढ़ गांव निवासी अरुण कुमार चौधरी के पुत्र विवेक कुमार चौधरी को दूसरे प्रयास में बड़ी सफलता मिली है। विवेक ने 63वां रैंक प्राप्त किया है। इस परीक्षा में कुल 342 कैंडिडेट्स को सफलता हासिल हुई। मध्यम वर्ग के परिवार से ताल्लुक रखने वाले विवेक की सफलता से परिवार में खुशी का माहौल है। अपनी सफलता पर विवेक ने कहा कि अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करें, इससे आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इसके अलावा रोजाना 10 से 12 घंटे पढ़ाई का जज्बा रखना होगा। विवेक ने एसएस हाई स्कूल बाघमारा से 10वीं और डीएवी दुग्धा बोकारो से 12वीं की पढ़ाई की है। इसके बाद विवेक ने इग्नू से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। विवेक 3 भाइयों और 1 बहन में सबसे छोटे हैं। बड़े भाई धर्मेंद्र कुमार चौधरी एयरफोर्स में और दूसरे भाई धर्मेंद्र कुमार चौधरी बीसीसीएल में ओवरमैन के पद पर कार्यरत हैं। उनकी बहन सुप्रिया चौधरी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय राजधनवार में शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। झारखंड में मौसम का कहर, 24 घंटे में ठनका से 10 की मौत। बारिश के बीच वज्रपात से पिछले 24 घंटों के दौरान रांची में 3 समेत राज्य भर में 10 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 4 लोग घायल हैं। मृतकों में 6 महिलाएं शामिल हैं, जबकि घायलों में 2 महिलाएं, 1 पुरुष और 1 किशोरी शामिल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वज्रपात से गुरुवार को रांची के तमाड़ स्थित जानूम पीड़ी गांव में एक महिला की मौत हो गई थी, दूसरी महिला घायल है। रांची के बुंडू प्रखंड के गोसाईडीह गांव में भी एक महिला की मौत हो गई और दूसरी घायल है। घायल महिला रांची में इलाजरत है। सिल्ली में बुधवार को एक युवक की मौत हो गई, एक किशोरी घायल है। उधर हजारीबाग के इचाक के बोंगा गांव में एक व्यक्ति की मौत हो गई। जिले के विष्णुगढ़ प्रखंड के कुसुम्भा पंचायत अंतर्गत हेटली मुरु गांवों में भी एक व्यक्ति की मौत हो गई है, एक घायल है। पाकुड़ में करंट लगने से युवक की मौत, छत के पास से गुजर रहे 11,000 वोल्ट के तार की चपेट में आया। 3 माह पहले हुई थी शादी। पाकुड़ के अमरपारा थाना क्षेत्र में एक दुखद घटना सामने आई है। 26 वर्षीय युवक मोहम्मद नेहाल की बिजली के करंट लगने से मौत हो गई। नेहाल बिहार के सीतामढ़ी का रहने वाला था और डीबीएल कोल कंपनी में काम करता था। घटना गुरुवार देर रात की है, जब नेहाल अपने किराए के मकान की छत पर फोन पर बात कर रहा था। इसी दौरान वह छत के पास से गुजर रहे 11,000 वोल्ट के तार के संपर्क में आ गया और छत पर ही गिर गया। लगभग आधे घंटे बाद उसे बेहोशी की हालत में देखा गया। आसपास के लोगों ने शोर मचाया और उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए।
गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। नेहाल की शादी मात्र 3 महीने पहले हुई थी और कुछ दिन पहले ही वो अपनी पत्नी को अमरापारा लेकर आया था। वह नारायण भगत के घर में किराएदार के रूप में रह रहा था। घटना के बाद उसकी पत्नी घंटों तक रोती रही, जिसे आसपास के लोगों ने ढांढस बंधाया। पिता की दूसरी शादी से नाराज बेटे ने सौतेली मां का गला काटा, बहन की हालत गंभीर। पिता की दूसरी शादी से नाराज एक बेटे ने अपनी सौतेली मां की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी है। इस घटना में सौतेली मां की मौत हो गई, वहीं उसकी सौतेली बहन भी गंभीर रूप से घायल हो गई है। घटना पलामू के रामगढ़ थाना क्षेत्र के बेड़मा बभंडी इलाके की है। घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी बेटे को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ कर रही है। रामगढ़ थाना प्रभारी ओम प्रकाश शाह ने बताया कि जसीमुद्दीन अंसारी नाम के व्यक्ति ने दिल्ली में मजदूरी करने के दौरान तेजू नाम की महिला से शादी की थी। शादी के बाद वह उसे अपने पैतृक घर ले आया, जहां उसकी पहले से ही पत्नी और बच्चे थे। जसीमुद्दीन ने दोनों पत्नियों को अलग अलग घरों में रखा था। जसीमुद्दीन का बेटा नौशाद अपने पिता की दूसरी शादी से नाराज चल रहा था। नाराजगी के कारण दोनों पत्नियों और परिवार के बीच विवाद भी चल रहा था। थाना प्रभारी ने बताया कि किसी नाराजगी के कारण नौशाद तेजू के घर गया, जहां दोनों के बीच झगड़ा हो गया। इस झगड़े में नौशाद ने अपनी सौतेली मां तेजू की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी। वहीं इस घटना में उसकी सौतेली बहन भी जख्मी हो गई है। जख्मी बहन को इलाज के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतका दिल्ली की रहने वाली थी और कुछ साल पहले उसकी शादी जसमुद्दीन से हुई थी। झारखंड में शराब दुकानों की बंदोबस्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 31 जुलाई से 13 अगस्त को होगी ई लॉटरी। झारखंड में खुदरा शराब दुकानों की नई बंदोबस्ती प्रक्रिया को लेकर उत्पाद विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस बार ई लॉटरी प्रणाली के माध्यम से दुकानें आवंटित की जाएंगी। इसके लिए इच्छुक आवेदकों से 31 जुलाई से 8 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। यह प्रक्रिया पारदर्शिता और डिजिटल प्रणाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इससे पहले 25 जुलाई को जिला स्तर पर बिक्री अधिसूचना जारी की जाएगी। वहीं 26 जुलाई को एनआईसी एवं उत्पाद विभाग के बीच बंदोबस्ती प्रक्रिया को लेकर सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। साथ ही 31 जुलाई से 5 अगस्त तक राज्य के शेष जिलों में झारखंड स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए गोदाम भी खोले जाएंगे। विकास से वंचित केराबेड़ा पुल, बिजली और पानी के लिए अब भी तरस रहा है यह गाँव। कहने को तो हम 21वीं सदी में हैं, लेकिन विकास के सभी दावे सिमडेगा के केराबेड़ा जैसे अंतिम पायदान पर खड़ी गांवों तक आने से पहले दम तोड़ती नजर आती हैं। सिमडेगा के कोलेबीरा प्रखंड अंतर्गत डोमटोली पंचायत का केराबेड़ा गांव आज भी विकास से कोसों दूर है। यह गांव बरसात के दिनों में टापू बन जाता है, जहां पहुंचने का एकमात्र साधन एक अस्थायी लकड़ी का पुल है। तेज बहाव के दौरान यही पुल खतरा बन जाता है। ग्रामीण उसी पर जान जोखिम में डालकर पार करते हैं। बरसात के दौरान स्कूली बच्चे पढ़ाई से वंचित हो जाते हैं और बुजुर्गों को चलना तक मुश्किल हो जाता है। किसी आपातकालीन स्थिति में मरीजों को खटिया पर ढोकर अस्पताल पहुंचाना पड़ता है, क्योंकि गांव तक 4 पहिया वाहन नहीं पहुंच पाते। कई बार ग्रामीणों ने खुद को जनप्रतिनिधि कहलाने वाले रहनुमाओं को अपनी तकलीफ भी बताई है, लेकिन न तो कभी साहब आए, न ही उन्होंने ग्रामीण की तकलीफों को गंभीरता से लिया। ग्रामीणों का कहना है कि दशकों से पुल निर्माण की मांग की जा रही है। आवेदन भी दिए गए, लेकिन हर बार आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। रांची में पेट्रोल पंप पर लूट, हथियारबंद बदमाशों ने 50,000 रुपए लूटे। रांची में एक बार फिर अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आए। विधानसभा थाना क्षेत्र स्थित रिंग रोड पर एक पेट्रोल पंप पर 3 नकाबपोश हथियारबंद बदमाशों ने देर रात धावा बोला और बंदूक की नोक पर लगभग 50,000 रुपए लूट लिए। घटना के दौरान पंप कर्मियों के साथ मारपीट भी की गई है। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। घटना के वक्त रांची में तेज बारिश हो रही थी, जिसका फायदा उठाते हुए अपराधियों ने रेनकोट और हेलमेट पहनकर अपनी पहचान छुपाई। शुरुआत में वे आम ग्राहकों की तरह पेट्रोल भरवाने के बहाने पहुंचे थे, लेकिन थोड़ी ही देर में हथियार निकालकर कर्मियों को कब्जे में ले लिया। विरोध करने पर बदमाशों ने मारपीट की और कैश काउंटर से पैसे लेकर फरार हो गए। सचिवालय में एसओ का तबादला, कार्मिक और वर्क्स विभाग में 72% ST/SC अफसरों की हुई पोस्टिंग। झारखंड सचिवालय में 22 जुलाई को 221 प्रशाखा पदाधिकारियों के तबादला आदेश में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। सचिवालय के गलियारों में इस तबादले को लेकर चर्चा तेज हो चुकी है। जातीय समीकरण में जोड़ा भी जा रहा है। अधिसूचना में 221 में 57 पदाधिकारियों की पोस्टिंग सिर्फ कार्मिक और कार्य विभागों में की गई है, जिसमें 41 अधिकारी ST/SC वर्ग के हैं। यानी इन विभागों में 72% ST/SC की पोस्टिंग की गई है। ऐसे में ठेके पट्टे से जुड़े विभागों और प्रशासनिक नियंत्रण के लिए जिम्मेदार विभाग कार्मिक में अन्य संवर्ग के अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति,
अनुसूचित जाति की पोस्टिंग अधिक की गई है। सचिवालय कर्मियों के मुताबिक तबादले में समानता का अभाव दिख रहा है। कुछ पदाधिकारियों को वर्क्स विभाग से आकार विभाग में भी भेजा गया है, कुछ आकार से आकार में ही रखा गया है। कार्मिक विभाग के द्वारा किए गए इस तबादले पर सचिवालय में दबी जबान पर चर्चा हो रही है और अंदर ही अंदर सुधार की मांग भी की जा रही है। अनारक्षित वर्ग के अधिकारी भी तबादले पर अधिक चर्चा कर रहे हैं। इस बार पहली बार तबादले लिस्ट में जाति का भी उल्लेख किया गया है। रांची वालों सावधान, अगर आपके फोन पर भी आया है ये मैसेज तो कंगाल हो सकते हैं आप। राजधानी रांची के लोगों पर साइबर अपराधी एक बार फिर से नजर गड़ाए बैठे हैं। एक छोटी गलती आपका बैंक अकाउंट खाली करने के लिए काफी है। शहर के कई लोगों को बीते कुछ दिनों से रांची नगर निगम के नाम पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल आ रहे हैं। इसमें लोगों को पानी का बिल बकाया होने की बात कही जा रही है। साथ ही साइबर ठग उन्हें APK फाइल डाउनलोड कर बिल जमा करने की सलाह दे रहे हैं। व्हाट्सएप मैसेज और कॉल के माध्यम से लोगों को कहा जा रहा है कि आपका पिछले महीने का पानी का बिल बकाया है। अगर बकाया भुगतान नहीं किया तो आपका पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा। अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो APK फाइन डाउनलोड कर अविलंब भुगतान करें। प्रशासक ने कहा है कि अगर किसी को इस प्रकार का मैसेज आता है तो इसकी शिकायत निगम के टोल फ्री नंबर 1800-570-1235 पर दर्ज कराएं। इन साइबर अपराधियों पर कार्रवाई के लिए निगम द्वारा साइबर थाना में FIR दर्ज किया जा चुका है। केंद्र का जनगणना 2027 की तैयारी का राज्यों को निर्देश, झारखंड ने शुरू की पहल। जनगणना 2027 की तैयारी के लिए भारत सरकार ने झारखंड सहित सभी राज्यों को निर्देश जारी कर दिया है। राज्यों को कहा गया है कि दिसंबर 2025 तक हर हाल में नए जिले के गठन, प्रखंड निकाय इत्यादि का गठन करना है तो फिर कर लिया जाए। इस अवधि के बाद इन कार्यों पर रोक रहेगा। इसके अलावा राज्य सरकार को कहा गया है कि 31 जुलाई तक हर हाल में जनगणना कार्य से संबंधित संकल्प जारी कर दिया जाए। 1 मार्च 2027 से जनगणना कार्य शुरू होगा। देश भर में इस कार्य के लिए 34 लाख से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी लगाए जाएंगे। इन्हें जनगणना कार्य के पूर्व ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। इस बार जातीय जनगणना भी की जाएगी। भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि जनगणना 2 तरह से आयोजित होगी। पहले पूरे देश भर के घरों की गिनती होगी, इसके बाद प्रत्येक निवासियों की गिनती की जाएगी। इसमें जातीय जनगणना भी की जाएगी। केंद्र सरकार के निर्देश पर भू राजस्व विभाग झारखंड जनगणना कार्य कराने के लिए तैयारी कर रहा है। जल्दी विभागीय मंत्री, CM और कैबिनेट की मंजूरी लेते हुए जनगणना कार्य के लिए संकल्प जारी करते हुए भारत सरकार के निर्णय पर सहमति दी जाएगी। पूर्व विधायक अंबा प्रसाद मामले में ED की जांच तेज, DMO से लिए अहम दस्तावेज। बड़कागांव की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद से जुड़े मामले में ED ने जांच की रफ्तार तेज कर दी है। गुरुवार को ED की टीम ने हजारीबाग के खनन पदाधिकारी अजित कुमार से कुछ अहम दस्तावेज लिए हैं। ED अब इन दस्तावेजों के आधार पर पूरे मामले का विश्लेषण कर रही है। कुछ दिन पहले ED ने DMO कार्यालय में सर्वे किया था और वहां से कुछ दस्तावेज जब्त किए थे। हालांकि कुछ कागज बाकी रह गए थे, जिन्हें अब टीम ने अपने कब्जे में ले लिया है। बता दें कि ED ने 4 जुलाई को अंबा प्रसाद और उनके परिवार से जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की है। छापेमारी अंबा प्रसाद के कार्यालय, भाई अंकित राज के चार्टर्ड अकाउंटेंट के ठिकाने और बालू कारोबार से जुड़े अन्य लोगों के ठिकानों पर भी की गई थी। इस दौरान ED को अवैध बालू खनन से जुड़े दस्तावेज मिले थे। साथ ही अंकित राज के CA के यहां से लगभग 15 लाख रुपए नकद भी बरामद किए गए। JPSC सिविल सेवा परीक्षा 2023 में आशीष अक्षत ने किया टॉप। झारखंड लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2023 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। इस परीक्षा में कुल 342 उम्मीदवार विभिन्न प्रशासनिक पदों पर चयनित किए गए हैं। लिस्ट के अनुसार आशीष अक्षत ने परीक्षा में टॉप किया है। उनका चयन DSP पद के लिए किया गया है। आशीष अक्षत मूल रूप से धनबाद के रहने वाले हैं। उन्होंने डी नोबिले स्कूल धनबाद से अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की थी। इसके बाद उन्होंने NIT जमशेदपुर से पढ़ाई की है। इसके बाद वे दिल्ली चले गए और वहीं सिविल सेवा की तैयारी करने लगे। वर्तमान में भी वे दिल्ली में है। रिजल्ट की जानकारी मिलने के बाद उनके साथ साथ उनके परिवार में भी खुशी का माहौल है। IAS विनय चौबे की बेल पर अब 1 अगस्त को सुनवाई। हाईकोर्ट ने ACB को काउंटर एफिडेविट दायर करने का दिया निर्देश। झारखंड शराब घोटाले के आरोपी राज्य के वरीय IAS अधिकारी विनय चौबे की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। इस दौरान न्यायाधीश जस्टिस संजय द्विवेदी की कोर्ट ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को काउंटर एफिडेविट दायर करने का निर्देश दिया। अब इस मामले में सुनवाई के लिए अदालत ने 1 अगस्त की तारीख निर्धारित की है। कोर्ट ने शुक्रवार को ACB की उस हस्तक्षेप याचिका को खारिज कर दिया जिसमें एजेंसी ने अपना शपथ पत्र वापस लेने का अनुरोध किया था। दरअसल विनय चौबे ने अपनी याचिका में ACB द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी और गिरफ्तारी को चुनौती दी है। उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया है कि उनके खिलाफ दर्ज FIR और सभी दंडात्मक कार्रवाई को रद्द किया जाए। रांची से छात्रा को किडनैप कर बिहार ले जा रहा था लड़का, गयाजी से धरा गया।
रांची के सदर थाना क्षेत्र से 13 वर्षीय एक नाबालिग छात्रा के अपहरण और यौन शोषण के प्रयास के मामले में फरार आरोपी शिवनंदन महतो को पुलिस ने बिहार के गया से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी एक कपड़ा व्यवसायी का पुत्र है और उस पर पहले भी इसी प्रकार के मामलों में प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है। पीड़िता के पिता ने सदर थाना क्षेत्र में शिकायत में बताया कि उनकी बेटी 21 जुलाई को अब दोपहर लगभग 12:15 पर घर के पास एक दुकान से सामान लेने निकली थी, जिसके बाद वो वापस नहीं लौटी। तलाश के दौरान परिवार को जानकारी मिली कि शिवनंदन, जो पहले से उनके घर आता जाता था, छात्रा को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है। घटना के दिन वह एक कार में आया था और छात्रा को लेकर फरार हो गया। जांच के दौरान यह बात सामने आई कि शिवनंदन एक आदतन अपराधी है। इससे पूर्व हजारीबाग में भी एक नाबालिग बच्ची को बहला फुसला कर ले जाने के मामले में उसके विरुद्ध केस दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार वह पहले परिवारों से जान पहचान बनाता है और फिर बच्चों को निशाना बनाता है। बड़कागांव के रोबिन कुमार ने जेपीएससी में हासिल किया 7वां रैंक, बनेंगे डीएसपी। आज सुबह 4 बजे जैसे ही झारखंड लोक सेवा आयोग का फाइनल रिजल्ट जारी हुआ, हजारीबाग के बड़कागांव प्रखंड स्थित गंगा दोहर गांव का नाम पूरे राज्य में गर्व से गूंज उठा। गांव के ही लाल रोबिन कुमार ने पूरे झारखंड में 7वां स्थान प्राप्त कर अपने क्षेत्र और परिवार का नाम रोशन किया है। अब रोबिन झारखंड पुलिस में डीएसपी के रूप में अपनी सेवा देंगे। रोबिन एक बेहद साधारण और मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। उनके पिता कृषक हैं और माता एक गृहिणी। अपनी प्रारंभिक पढ़ाई बड़कागांव के ही सरकारी विद्यालय से पूरी करने वाले रोबिन ने बाद में मार्कम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। अपनी सिविल सेवा की तैयारी उन्होंने हजारीबाग के एक लॉज में रहकर पूरी की है। रोबिन ने साल 2020 में भी सिविल सेवा परीक्षा में इंटरव्यू तक का सफर तय किया था, लेकिन अंतिम चयन नहीं हो पाया था। उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार 5 वर्षों तक मेहनत जारी रखा। आज उनका संघर्ष रंग लाया और उन्होंने झारखंड में टॉप 10 में अपनी जगह बना ली। रामगढ़ में दिन दहाड़े घर में घुसकर चेन स्नैचिंग, नवविवाहिता के गले से मंगलसूत्र छीना। रामगढ़ के भुरकुंडा क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। गुरुवार को दिन के लगभग 11 बजे एक अपराधी ने दिन दहाड़े घर में घुसकर नवविवाहिता के गले से मंगलसूत्र और अन्य आभूषण छीन लिए। वारदात के समय महिला घर में अकेली थी। बताया जा रहा है कि यह घटना भुरकुंडा के रिवर साइड स्थित सुभाष क्लब सीसीएल कॉलोनी की है। सूत्रों के अनुसार पीड़िता की शादी हाल ही में मई के महीने में हुई थी। घटना के समय महिला का पति काम पर, ससुर सुशील शर्मा दुकान पर और सास स्कूल में पढ़ाने गई थी। घर पर सिर्फ नवविवाहिता मौजूद थी। गौर करने वाली बात यह है कि घटना से 1 घंटे पहले कुछ किन्नर नेक लेने घर पहुंचे थे। उनके जाने के करीब 1 घंटे बाद एक अज्ञात व्यक्ति घर के पीछे की दीवार फांदकर अंदर घुसा और महिला के गले से मंगलसूत्र व ढोलना, एक प्रकार का पारंपरिक गहना, झपट लिया। इसके बाद आरोपी ने महिला को धमकाते हुए बाकी गहने देने की धमकी दी और जान से मारने की चेतावनी भी दी, लेकिन महिला ने साहस दिखाते हुए विरोध किया और अपराधी से हाथापाई शुरू कर दी। इससे घबराकर आरोपी भागने लगा। जाते जाते वह घर के मुख्य द्वार को बाहर से बंद कर गया ताकि महिला बाहर न निकल सके। हालांकि महिला ने दूसरे दरवाजे से बाहर निकलकर शोर मचाया, जिसके बाद स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए। सहारा इंडिया समूह पर सीआईडी ने दर्ज किया नया केस। 13 करोड़ 25 लाख की ठगी का है मामला। सहारा इंडिया समूह की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। झारखंड सीआईडी ने 13 करोड़ 25 लाख रुपए की ठगी के मामले में सहारा समूह के खिलाफ नया केस दर्ज किया है। यह केस रांची के धुरवा निवासी संतोष कुमार की शिकायत के आधार पर किया गया है। संतोष ने साल 2022 में डोरंडा थाना में पहली शिकायत की थी, जिसके आधार पर अब सीआईडी ने जांच शुरू की है। इस पूरे मामले की जांच का जिम्मा एक डीएसपी रैंक के अधिकारी को सौंपा गया है। एफआईआर में सहारा इंडिया समूह के शीर्ष अधिकारियों, निर्देशकों और कई शाखा प्रबंधकों के खिलाफ धोखाधड़ी और गबन का आरोप लगाया गया है। एफआईआर सहारा समूह की 3 सहकारी समितियों पर दर्ज हुई है। इनमें सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड शामिल है। धनबाद में सीसीएल कर्मी के घर पर लूट, बदमाशों ने परिवार को एक कमरे में किया बंद, लाखों रुपए के गहने और कैश ले गए अपने साथ। धनबाद के ईस्ट बसुरिया उप क्षेत्र के सोरीतांड सेफ होम में गुरुवार की रात एक बड़ी लूट की वारदात हुई है। बोआ कला उत्तर पंचायत के सीसीएल कर्मी मनोज रवानी के घर में 5 से 6 नकाबपोश अपराधी घुस आए। अपराधी लाठी, चाकू और लोहे की रॉड जैसे हथियारों से लैस थे। उन्होंने पूरे परिवार को बंधक बना लिया। घटना के वक्त मनोज रवानी गहरी नींद में सो रहे थे। अपराधियों ने सबसे पहले मनोज को लाठी से मारकर जगाया। डर के मारे मनोज ने तुरंत अपनी जेब से 3000 रुपए निकाल कर दे दिए। इसके बावजूद अपराधियों का मन नहीं भरा। उन्होंने मनोज, उनकी पत्नी और सास को एक कमरे में बंद कर दिया, फिर घर की तलाशी शुरू कर दी। अपराधी घर से लाखों रुपए के जेवरात, 12,000 रुपए नकद लेकर फरार हो गए हैं। अपराधियों के जाने के बाद मनोज किसी तरह खुद को छुड़ाकर बाहर निकला। उन्होंने आसपास के लोगों को सूचना दी। घटना की सूचना मिलते ही ईस्ट बसुरिया पुलिस सुबह मौके पर पहुंची। पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी है। मामले की लिखित शिकायत पुलिस को दी गई है। पुलिस आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ संदिग्धों से पूछताछ कर रही है।
मेहरमा के लाल ने जेपीएससी में हासिल किया 168वां रैंक। पिता किसान और मां गृहिणी। स्नातक के बाद पहले ही प्रयास में मिली सफलता। झारखंड लोक सेवा आयोग ने गुरुवार रात झारखंड सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए हैं। इस परीक्षा में गोड्डा के मेहरमा के गोविंदपुर निवासी साहिल सुमन ने 168वां रैंक हासिल किया है। साहिल ने अपनी सफलता की यात्रा साझा करते हुए बताया कि उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई सीमावर्ती क्षेत्र पीरपैंती स्थित गौथल्स पब्लिक स्कूल से की थी। इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से 2022 में स्नातक पूरा किया। स्नातक के बाद उन्होंने दिल्ली में कोचिंग और सेल्फ स्टडी के माध्यम से सिविल सेवा की तैयारी की। साहिल ने बताया कि यह उनका पहला प्रयास था। उन्होंने झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा और इंटरव्यू दोनों को सफलतापूर्वक पार किया है। वर्तमान में वे संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा दे चुके हैं और अगस्त में होने वाली मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 1 अगस्त को आएंगी धनबाद। आईआईटी से पुलिस लाइन तक पहले था अतिक्रमण, अब बन गया झारखंडी संस्कृति का कैनवस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 1 अगस्त को धनबाद आने वाली हैं। आईआईटी आईएसएम के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। उसके पहले शहर की सूरत संवरने लगी है। आईआईटी गेट से पुलिस लाइन तक सड़क किनारे से अतिक्रमण हटा दिया गया है। वहां दीवारों पर समृद्ध झारखंडी संस्कृति की झलक दिखती कलाकृतियां उकेरी जा रही हैं। कहीं अतिथि सत्कार के लोटा पानी की परंपरा दिख रही है, तो कहीं रंग बिरंगे परिधानों में मांदर की थाप पर झूमते हुए ग्रामीण लोग उत्सव का दृश्य प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रकृति प्रेम, ग्रामीण रहन सहन और परिवेश के चित्र भी आते जाते लोगों को खूब लुभा रहे हैं। दीवारों पर यह कलाकारी जिला प्रशासन की ओर से कराई जा रही है। राष्ट्रपति के स्वागत के लिए पूरे शहर को सजाया जा रहा है। दीवारों पर विशेष पेंटिंग की जा रही है। सोहराय कलाकृतियां बनाई जा रही हैं। कार्यक्रम स्थल पर कलाकार इस काम में जुटे हुए हैं। झारखंड के सौंदर्य को पेंटिंग के माध्यम से दीवारों पर दर्शाया जा रहा है। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।